दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग। आतंकवाद हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, सारी मानव जात को बचाने की जिम्मेवारी सभी देशों की है, मानवता में विश्वास करने वाले हर नागरिक की है। और भारत इसके लिए सही रास्ता दिखा सकता है। महात्मा गांधी का जीवन, महात्मा गांधी के उपदेश, महात्मा गांधी का अहिंसा का शस्त्र, उसमें वो ताकत है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में विश्व गांधी को समझने का प्रयास करें तो आतंकवाद से मुक्ति का रास्ता भी मिल सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति का भी रास्ता मिल सकता है, क्योंकि गांधी इतने दीर्घदृष्टा थे। और इसलिए भारत की वो भी जिम्मेवारी है कि ऐसे संकट की घड़ी में मानवता के कल्याण के लिए विश्व को इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए भारत अपनी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। ये मैं आप मेरे देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। देश आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेज गति से चल रहा है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि भारत ने जो गति पकड़ी है, भारत ने जो दिशा पकड़ी है, उस गति से, उस दिशा से बहुत ही जल्द हम उसके फल भी देखने शुरू करेंगे। आजादी के 70 साल के बाद आपको जानकर के हैरानी होगी, आज भी हिंदुस्तान में 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या ये काम मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन 18,000 गांव में जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां बिजली पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? आजादी के 70 साल के बाद भी अगर मेरा देशवासी अंधेरे में जिंदगी जीने के लिए मजबूर है तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है, आप मुझे आशीर्वाद देंगे? मैंने बीड़ा उठाया है, राज्यों से कहा है मुझे मदद कीजिए। आने वाले 1000 दिवस में इन 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प करके चला।
जब मुझे पहली बार लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के नीचे से देश को संबोधित करने का पहला अवसर मिला, बचपन में जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार का बेटा लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराता होगा। और उस दिन मैंने कहा था, स्वच्छ भारत का सपना मैंने देशवासियों के सामने रखा था। बहुतों का आश्चर्य हुआ था कि लाल किले पर से तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं रखनी चाहिए, अखबारों में हेडलाइन छप जाए ऐसी चीजें बतानी चाहिए, और ये मोदी कहां से आ गया, ये सफाई की बातें करने के लिए लाल किले का उपयोग कर रहा है। बहुतों को बुरा लगा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा था। मेरा देश अगर साफ सुथरा हो, गंदगी से मुक्त मेरी भारत माता हो, आपको आनंद होगा कि नहीं होगा? आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? गरीब की जिंदगी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? उस काम को मैंने शुरू किया है। उसमें पहला काम उठाया टॉयलेट बनाने का। और मैं ये विदेश में रहने वाले मेरे भारतीय भाइयों बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कई भारतीय भाई बहन जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने भी अपने गांवों में पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए पैसे दिए, बनवाए। हमारे यहां बालिकाएं 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल दूसरी या तीसरी कक्षा में आती हैं तो स्कूल जाना छोड़ देती है। पता चला कारण क्या? तो बच्चियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं था। क्या 21वीं सदी में हमारी बेटियां अनपढ़ रहे, ये हमें मंजूर है क्या? क्या उनके साथ अन्याय है कि नहीं है? और इसलिए मैंने एक बीड़ा उठाया, एक निश्चित समय सीमा में भारत की सभी स्कूलों में गर्ल चाइल्ड के लिए अलग टॉयलेट बनना चाहिए। और आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि सबने मिलकर के उस काम को पूरा कर दिया। क्या ये काम नहीं होने चाहिए थे? क्या पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? भाइयों बहनों, हमारे देश में 40% लोग ऐसे थे जिनका बैंक में अकाउंट भी नहीं था। आज के युग में अगर बैंक खाते में कोई गरीब को बैंक के दरवाजे तक जाने की स्थिति ना हो तो इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है। और इसलिए एक अभियान चलाया। 100-150 दिन के अंदर 19 करोड़ नए बैंक के खाते खुल गए। अगर हम व्यवस्थाएं बदलना चाहते हैं तो देश तैयार है। देश ने अपना मन बना लिया है और उसके कारण बदलाव नजर आने लगा है।
भाइयों बहनों, भारत अपनी पुरानी समस्याओं से मुक्त हो, ये तो जरूरी है, लेकिन क्या मुसीबतों से मुक्ति पाकर के बैठे रहने से चलेगा क्या? भारत को अपनी कठिनाइयों से तो मुक्ति लेनी है, लेकिन भारत को आधुनिक भारत भी बनाना है, समृद्ध भारत भी बनाना है, विकास की नई ऊंचाइयों को भी पार करना है। हमारे यहां रेलवे बहुत पुरानी हमारे यहां व्यवस्था है, लेकिन जिस गति से रेलवे का विकास होना चाहिए, दूर सुदूर क्षेत्रों में जहां रेल पहुंची नहीं वहां पहुंचाना चाहिए। बाबा आदम के जमाने से जिस गति से रेल चलती थी वो वक्त चला गया, अब तेज गति से चलने वाली रेल चाहिए, अच्छी सुविधा वाली रेल चाहिए। और इसलिए हमने रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमने दरवाजे खोल दिए। पहली बार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भारत की रेलवे रूपी बॉन्ड लेकर के आई है दोस्तों, रूपी बॉन्ड। ये पहली बार हुआ है और हम तो जब बॉन्ड की बात आती है तो सबसे पहले जेम्स बॉन्ड की याद आती है। मनोरंजन की दुनिया, एंटरटेनमेंट के लिए जेम्स बॉन्ड हम भली भांति परिचित हैं। उससे आगे जाए तो जब बॉन्ड की बात आती है तो ब्रुक बॉन्ड टी की याद आती है। अगर जेम्स बॉन्ड मनोरंजन देता है तो ब्रुक बॉन्ड ताजगी देता है। ब्रुक बॉन्ड टी, बॉन्ड दैट्स बॉन्ड। लेकिन अब न मनोरंजन से चलना है, न सिर्फ ताजगी से चलना है, अब तो विकास की राह पर जाना है। और इसलिए जेम्स बॉन्ड, ब्रुक बॉन्ड, रूपी बॉन्ड। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, और जब मैं एफडीआई की बात करता हूं तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मेरे लिए दूसरा भी महत्वपूर्ण पहलू है फास्ट डेवलप इंडिया।
और इन दोनों को बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। गत वर्ष की तुलना में आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% वृद्धि हुई है। 40%। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि विश्व का भारत के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। और भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ रहा है वही भारत को आगे बढ़ाने की एक सबसे बड़ी हमारी ताकत है। और उस ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर आज भी हमारी रक्षा के लिए हमें दुनिया की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमें शस्त्र बाहर से लाने पड़ते हैं। अरबों खरबों रुपया हमारे बाहर चले जाते हैं। हमने बीड़ा उठाया है। अगर भारत के वीर भारत की रक्षा करते हैं तो भारत के वीरों के हाथ में वो शस्त्र भी भारत के वीरों के हाथों से बना हुआ होना चाहिए। और इसलिए दुनिया से रक्षा के क्षेत्र में उपयोग आने वाले साधन, चाहे वो पनडुब्बियां हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, टैंक हो, छोटे हथियार हो, ये भारत में निर्माण कैसे हो, उसके एक्सपर्टाइज हिंदुस्तान में कैसे आए, टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में कैसे आए, उस पर हम भारी मात्रा में बल दे रहे हैं। और मैं आज आपको खुशखबरी सुनाता हूं। शस्त्रास्त्र की दुनिया में जो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वे आज भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, भारत में आने के लिए दरवाजे खोज रहे हैं। और मैं विश्व को कहना चाहता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनना मतलब विश्व के 1/6 ह्यूमैनिटी, हम दुनिया की 1/6 आबादी है, उनकी सुरक्षा मतलब विश्व की 1/6 वाली सुरक्षा की गारंटी बन जाती है। और वो अपने आप में दुनिया को सुरक्षित रखने की एक ताकत भी देती है, नया विश्वास पैदा करती है। हम अपना तो भला करना चाहते हैं, लेकिन हमारी भलाई में औरों की भलाई भी होनी चाहिए। मैंने कहा था ग्लोबल वार्मिंग की चिंता, भारत ने बीड़ा उठाया है 2 चीजों का। एक, हम दुनिया को सूर्यपुत्र राष्ट्र, वो देश जिनको सूर्य की शक्ति का अधिक लाभ मिलता है, जहां गर्मी रहती है, उजाला रहता है, पूरे विश्व के ऐसे देशों का हम एक संगठन करना चाहते हैं। भारत ने बीड़ा उठाया है कि दुनिया में 102 देश ऐसे हैं कि जिनको सहज रूप से सूर्य शक्ति का लाभ मिलता है। वो एक प्रकार से सूर्यपुत्र राष्ट्र है। दुनिया में पेट्रोल वाले देशों का संगठन है, G7 है, G20 है, आसियान है, सब कुछ है।
लेकिन सूर्य पुत्रों को कभी इकट्ठा किसी ने नहीं किया। हमने बीड़ा उठाया है दुनिया के सूर्य पुत्रों को इकट्ठा करना। ये देश मिलकर के सोलर एनर्जी में रिसर्च करे, रिन्यूएबल एनर्जी में रिसर्च करे, सूर्य शक्ति का जीवन में कैसे सर्वाधिक उपयोग हो, प्रकृति की रक्षा हो। तो एक तो हम एक वैश्विक इस व्यवस्था का नेतृत्व भारत करने जा रहा है। और मैं देख रहा हूं, मैं पिछले कुछ दिनों से विश्व के नेताओं से बात कर रहा हूं, सब दूर से मुझे सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। और उसकी पहली प्राथमिक मीटिंग इसी महीने के अंत में हम पेरिस में करने जा रहे हैं। सभी देश के लोगों को इस एक अलग से मीटिंग करूंगा, वहां मैं बुलाऊंगा, उनको बात समझाने वाला हूं। भारत नेतृत्व कर सकता है, भारत नेतृत्व कर सकता है। इन बातों को करने के लिए भगवान सूर्य की हम पर कृपा है, तो मैं दुनिया को भी उस पर जोड़ना चाहता हूं। दूसरा काम, ये बात सही है कि भारत में अभी हर जगह पे 24 घंटे बिजली नहीं पहुंचती। 18,000 गांव तो मैंने बताया कि जहां खंभा भी नहीं है, लेकिन जहां बिजली है वहां भी 24 घंटे नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है। 2019 महात्मा गांधी के 150 साल हो रहे हैं। 2 सपने हैं मेरे, एक सफाई का और दूसरा 24 घंटे बिजली पहुंचाने का। और इसलिए हमने एक अभियान चलाया है, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का काम शुरू किया है। भारत में जब भी बिजली की बात आती थी, मेगावाट की बात आती थी। मेगावाट से ज्यादा हम कभी सोच ही नहीं पाते थे। पहली बार हिंदुस्तान गीगावाट पर सोचने लगा है। जब मैं विश्व के नेताओं से मिलता हूं और 175 गीगावाट बिजली के लक्ष्य की बात करता हूं, रिन्यूएबल एनर्जी की, सारे विश्व के नेता, उनको अचरज होता है। वो सोचते हैं ये कैसे आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, आपके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि भारत एक सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है। सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है। हम उसे बनाने की दिशा में, और उसके बाद जो छोटे छोटे टापू देश हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच गुजारा कर रहे हैं, उनको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर समुद्र की सतह बढ़ गई तो उनका टापू डूब जाएगा, कहां जाएंगे। ऐसे सैकड़ों टापुओं पर रहने वाले लोग, उनके जिंदगी में खुशी लाने का काम हिंदुस्तान की धरती पर हो सकता है, और उस काम को हम कर रहे हैं। दोस्तों, आज दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन होगी
चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी हो, हर कोई एक स्वर से कहता है कि भारत विश्व के बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। बहुत तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। दुनिया ने एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस प्रकार का रेटिंग करते हैं कि वो कौन देश है जहां भ्रष्टाचार कम है और भ्रष्टाचार कम हो रहा है। हम जानते हैं हमारे देश में ये बदनामी हमको हमारे सर पे लिखी हुई है। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। लेकिन क्या दीमक की दवाई नहीं है क्या? और दवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जनता का पैसे का पाई पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी के घर भरने के लिए जनता का धन होता है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों हमने कदम उठाए, उसका परिणाम यह हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की इंस्टीट्यूशन उसने भारत को पहले की स्थिति से 10 पॉइंट्स आगे कर करके हमारे यहां भ्रष्टाचार कम हुआ है उसको सर्टिफिकेट दे दिया है। पहली बार हम चाइना से अच्छी स्थिति में आ गए जो कभी नहीं आते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दुनिया के आखिरी छोर पर खड़े थे। हमने कुछ कदम उठाए, कुछ निर्णय किए। आज हम बहुत तेजी से हमारा नंबर ऊपर की ओर जा रहा है और देखते ही देखते सुफल उसके नजर आने लगे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमें आधुनिक भारत बनाना। क्लीन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, इन सभी क्षेत्रों में हम कार्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, हम ये गलती कभी ना करें कि जो हम टीवी के पर्दे पर देखते हैं बस वही हिंदुस्तान है, ऐसा सोचने की गलती कभी ना करें। अखबार की हेडलाइन में जो है उतना ही हिंदुस्तान है ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। टीवी के पर्दे के बाहर भी 125 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान बहुत गहरा हिंदुस्तान है, बहुत ऊंचा हिंदुस्तान है, बहुत ही उत्तम हिंदुस्तान है। और इसलिए न कभी आपने पढ़ा होगा, न कभी आपने सुना होगा, भाइयों बहनों, राजस्थान में अलवर करके एक जगह है। अलवर में इमरान खान नाम का एक व्यक्ति है। ये इमरान खान शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्ति है। अलवर जैसे छोटे स्थान का इमरान खान, उसने मोबाइल फोन की
50 ऐप्स बनाई और वो भी विद्यार्थियों को काम आए ऐसी शिक्षा के संबंधी उसने ऐप बनाई। और बनाई इतना नहीं, अलवर के इमरान खान ने खुद ने बनाई हुई शिक्षा में स्टूडेंट को काम आने वाली ये 50 ऐप उसने विद्यार्थियों के नाम मुफ्त में समर्पित कर दी। मेरा हिंदुस्तान वो अलवर के इमरान खान में मेरा हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले हरियाणा, जहां हमारे यहां बेटा और बेटी के रेशियो में बहुत बड़ा अंतर है, मैंने एक अभियान चलाया वहां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शुरुआत मैंने हरियाणा से की और उसका असर ऐसा था कि एक छोटे से गांव के एक सरपंच ने सेल्फी विद डॉटर ऐसा एक प्रयोग किया। मेरे ध्यान में आया, मैंने उसकी भी तारीफ की और मैं हैरान था, सारी दुनिया में हर किसी के मोबाइल का इंटरेस्ट बन गया था सेल्फी विद डॉटर। एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। दुनिया के बड़े बड़े राजनेता हो, शिक्षा जगत के वरिष्ठ लोग हो, आर्थिक जगत के वरिष्ठ लोग हो, हर किसी ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके मोबाइल फोन पर सर्कुलेट किया। मां बेटियों का गौरव बढ़ाने का एक अभियान चल पड़ा। ये है मेरा हिंदुस्तान। Namaste, Wembley. Come on. We want them.